नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीरा ई पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं BL बिश्नोई और आज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था और विभिन्न अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं नामक विषय वस्तु के अंदर आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपका सबसे पहला टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है बजट निर्माण। बजट निर्माण की दृष्टि से हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बजट होता क्या है, बजट बनाने का प्रोसेस क्या है और बजट में मोटे तौर पर किन किन बातों को शामिल किया जाता है। विद्युत भर्ती परीक्षाओं के अंदर चाहे हम लोग RS एग्जामिनेशन 2016 की बात करें, 2018 की बात करें, प्रीलिम्स परीक्षा के अंदर किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है और मेंस परीक्षा के अंदर भी किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अभ्यर्थी जब भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए इन मुद्दों के बारे में चर्चा करेगा तो प्रीलिम्स के साथ साथ में अगर हमारा कंसेप्ट अच्छा है और हम मेंस के दृष्टिकोण से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर करना भी यही चाहिए कि आप लोग अगर कंसेप्ट मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों चरणों के अंदर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और इससे आगे भी यानी कि साक्षात्कार में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करें तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड से मेरा आशय है कि ये ज़्यादा आपको इतना प्रभावित नहीं करेगा। किसी ने अगर ग्रेजुएशन में किसी का इकोनॉमिक्स है या कोई PG इन इकोनॉमिक्स है, लेकिन किसी का अगर नहीं भी है तो ये बात आपसे या आपके रिजल्ट को कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, बशर्ते क्योंकि ये GS के पेपर के अंदर कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर इस पार्ट के अंदर भी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित तौर से पूरा सैद्धांतिक के साथ साथ में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पर भी बहुत अच्छा जोर देता है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक रहेगा बजट निर्माण का, तो हम लोग बजट निर्माण के प्रोसेस के बारे में, बजट क्या होता है और इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इनके बारे में देखेंगे। RS परीक्षा के अंदर अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक की, तो सबसे पहली बात होती है, कई बार हम लोग देखते हैं कि बजट निर्माण किस पॉलिसी का हिस्सा है, किस नीति के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। सबसे पहले जैसे हम मोटे तौर पर बात करें, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है राजकोषीय नीति। बहुत अच्छा शब्द है, इकोनॉमी के अंदर कई बार हम इसका प्रयोग करते हैं, राजकोषीय नीति। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये राजकोषीय नीति होती क्या है। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर किस नीति को, किस पॉलिसी को आप लोग राजकोषीय नीति के नाम से जानेंगे। जब राजकोषीय नीति की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है सार्वजनिक आय की। सरकार की आय क्या है, सार्वजनिक व्यय कितना है, सार्वजनिक ऋण को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, करारोपण को शामिल कर सकते हैं, सब्सिडी को शामिल कर सकते हैं। हीनार्थ प्रबंधन शब्द का प्रयोग आपने कई बार सुना होगा, वो भी आपके राजकोषीय नीति का हिस्सा हो सकता है। हीनार्थ प्रबंधन सरल शब्दों में हम कहें तो घाटे की वित्त व्यवस्था। तो ये सब चीज़ें मिलकर के राजकोषीय नीति का निर्माण करते हैं। कई बार आपकी परीक्षा के अंदर इस टाइप का सभी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे राजकोषीय नीति से आपका क्या आशय है। तो मोटे शब्दों में हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करें, आपका जो बजट निर्माण का हिस्सा है ये भी एक राजकोषीय जो नीति है उसका अभिन्न अंश है या हिस्सा है। जैसे राजकोषीय नीति के अंदर आप लोग सार्वजनिक आय को शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये सार्वजनिक आय। सार्वजनिक व्यय को भी शामिल कर सकते हैं, सब्सिडी को शामिल कर सकते हैं, करारोपण को शामिल कर सकते हैं, सार्वजनिक ऋण को शामिल कर सकते हैं और हीनार्थ प्रबंधन को भी शामिल कर सकते हैं। हीनार्थ प्रबंधन मैंने आपको बता दिया, घाटे की वित्त व्यवस्था सरल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो पॉलिसी होती है उसको, यानी कि सरकार की इस क्षेत्र से जुड़ी हुई पॉलिसी को आप लोग राजकोषीय नीति के नाम से जान सकते हैं। आपका जो बजट का निर्माण है
बजट निर्माण करने का जो प्रोसेस है, इनकी बजट भी राजकोषीय नीति का अहम हिस्सा है। करारोपण को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सब्सिडी, टैक्सेशन, सार्वजनिक ऋण और हिनार प्रबंधन, इनकी घाटे की वित्त व्यवस्था। तो ये कुछ चीज़ें हैं और इनसे जुड़ी हुई जो पॉलिसी होती है उसको राजकोषीय नीति के नाम से आप लोग जान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये पैदा होती है कि आखिर राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार किन चीज़ों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि सरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको राजकोषीय नीति के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। कई बार देखो परीक्षा के अंदर सवालों को पूछने का जो तरीका है वो कई तरीके से सवालों को पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कि अगर निजी क्षेत्रों के लिए संसाधन के आवंटन की जो उपलब्धता है या संसाधनों का आवंटन करना है या निजी क्षेत्रों के लिए संसाधन की उपलब्धता है या आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है, मोटे तौर पर इन तीन बातों को राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार प्रभावित करने का काम करती है। तो कई बार आपकी परीक्षा में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि राजकोषीय नीति का जो प्रभाव है वो किन चीज़ों पर पड़ सकता है या सरकार किस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए राजकोषीय नीति का इस्तेमाल कर सकती है। एक तो इस्तेमाल कर सकती है निजी क्षेत्रों को संसाधन आवंटन करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए, एक निजी क्षेत्रों के लिए संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके पश्चात तीसरे तौर पर प्रयोग कर सकती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है विकास के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। तो इन तीन चीजों को प्रभावित करने के लिए मोटे तौर पर सरकार राजकोषीय नीति का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजकोषीय नीति होती क्या है, उसके पश्चात पढ़ा कि राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार किन चीज़ों को प्रभावित कर सकती है। अब इन तीनों के बाद में एक बड़ी बात यह भी है कि सरकार राजकोषीय नीति का संचालन कैसे करती है या इसका संचालन कैसे किया जाता है। तो आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। एक चीज़ आप कई बार इकोनॉमी के अंदर देखते हैं मौद्रिक नीति के बारे में, लेकिन हम लोग मौद्रिक नीति से हट करके राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं। तो राजकोषीय नीति का जो संचालन किया जाता है वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार अपने वित्त मंत्रालय के माध्यम से राजकोषीय नीति का संचालन करती है। प्री के उद्देश्य से अगर सीधा कोई फैक्चुअल सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आ सकता है कि राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, सरकार के या सरकार अपने वित्त मंत्रालय के माध्यम से राजकोषीय नीति का संचालन करती है। अब सबसे बड़ी बात एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि राजकोषीय नीति के घटक क्या है, अब किन चीज़ों को राजकोषीय नीति में लेंगे। जैसे हमने इससे पहले सार्वजनिक आय को देखा, सार्वजनिक व्यय की बात करी, सार्वजनिक ऋण की बात करी, करारोपण की बात करी, बजट के निर्माण की बात करी और उनके साथ साथ में हीनार्थ प्रबंधन की बात करी, सब्सिडी की भी बात करी। इन सब चीज़ों को आप लोग राजकोषीय नीति में शामिल कर सकते हैं। मोटे तौर पर अगर राजकोषीय नीति के घटक की बात करें तो आप लोग राजकोषीय नीति के घटक के अंदर किन चीज़ों को ले सकते हैं। हम क्रमशः स्टेप वाइज बजट पर पहुँचेंगे तो आप लोग तीन चीज़ों को इसमें शामिल कर सकते हैं। राजकोषीय घटक के तौर पर तीन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। एक तो आपका जो सरकार का बजट निर्माण है, इससे आप शामिल कर सकते हैं, यानी कि सरकार का बजट भी राजकोषीय नीति का घटक है। कर संरचना है, जो टैक्सेशन है, टैक्स स्ट्रक्चर है, कर का जो ढांचा है, उसे भी आप लोग राजकोषीय नीति के घटक के तौर पर रख सकते हैं। और एक विभिन्न प्रकार के जो घाटे हैं उन सब को भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर पहला जो पार्ट है इसके घटक के रूप में वो हो जाएगा सरकार का बजट। और आज हमारे टॉपिक का नाम भी यही है, बजट निर्माण। सरकार का बजट इसका पहला घटक है। दूसरे नंबर पर करारोपण को कर सकते हैं आप लोग, इनकी कर स्ट्रक्चर जो है, कर संरचना जो है उसको भी शामिल कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो घाटे हैं उनको भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके राजकोषीय नीति के घटक के तौर पर जानी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के घाटे यानी कि सरकार का बजट, कर संरचना और विभिन्न प्रकार के घाटे, ये आपके सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा हो सकते हैं। अब हम सीधा बिना किसी देरी के पहुंचेंगे। जब आपने बजट को राजकोषीय नीति का हिस्सा बता दिया और हमारे टॉपिक की शुरुआत भी हम लोग बजट से कर रहे हैं, अगली कड़ी के अंदर हम लोग देखेंगे कि बजट होता क्या है।
ये समझने की कोशिश करेंगे बजट का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पर किया गया है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बजट शब्द आपके सामने है। अगर हम लोग भारत के संविधान की बात करें, भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 112 की बात करें तो हमारे केंद्र सरकार के बजट के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति हर वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार से आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखने के लिए कहेगा। तो एक पहली चीज़ आपको समझाने की व्यवस्था जो बजट से रिलेटेड है, हालांकि हम लोग बजट के इतिहास के बारे में भी देखेंगे, आगे जाकर के चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत और आज़ादी से पहले भी। अनुच्छेद 112 के अंदर केंद्रीय बजट की बात की गई है। अब मोटे तौर पर इसे शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट की चर्चा की गई है। उसके पश्चात यदि हम लोग देखें राज्य सरकार के बजट की, तो अनुच्छेद 202 के अंदर राज्य बजट की बात की गई है। इसे भी अच्छे तरीके से समझें। अब बजट शब्द आप लोग इसे मान सकते हैं, एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार की आय और व्यय का अनुमानित जो विवरण होता है उसे आप बजट कह सकते हैं। किसी भी एक वित्तीय वर्ष का सरकार की आय और व्यय, सरकार की इनकम क्या होगी, सरकार का खर्च कितना होगा, उसका एक अनुमानित व्यय, अनुमानित शब्द का प्रयोग करेंगे आप लोग, इसमें केवल अनुमान लगाया जाता है। तो इस अनुमानित व्यय को आप लोग बजट कह सकते हैं। बजट के बारे में हम बात करें तो मोटे तौर पर इसके कुछ पक्षों की बात करें कि आखिर बजट में होता क्या है, बजट में किन पक्षों को शामिल करेंगे। तो कह सकते हैं कि बजट के अंदर जैसे रेवेन्यू पक्ष है, राजस्व पक्ष को शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ व्यय पक्ष को भी शामिल किया जाता है। मोटे तौर पर इसमें दो पार्टिसिपेट किए जा सकते हैं, दो पक्षों को शामिल किया जा सकता है। राजस्व पक्ष को शामिल किया जा सकता है और व्यय पक्ष को शामिल किया जा सकता है। जब हम लोग बजट के राजस्व पक्ष की बात कर रहे हैं तो उसमें कर राजस्व भी शामिल रहता है और गैर कर राजस्व भी शामिल रहता है, यानी कि टैक्स रेवेन्यू भी इसका हिस्सा है और जो गैर टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो इसके पश्चात जब हम लोग व्यय पक्ष की बात करेंगे तो व्यय पक्ष के अंदर उपभोग व्यय को शामिल किया जा सकता है, निवेश व्यय को भी शामिल किया जा सकता है और हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल किया जा सकता है। अब देखिएगा बजट के पक्ष की यदि हम लोग बात करें, पक्ष के अंदर आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। हम मोटे तौर पर दो पक्षों को शामिल कर रहे हैं। दो पक्षों के लिए हमने पहले बात की राजस्व पक्ष की। राजस्व पक्ष के अंदर टैक्स रेवेन्यू यानी कि कर राजस्व के बारे में आप लोग जिक्र कर सकते हैं। हम आगे क्लास के अंदर ये भी देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। तो राजस्व पक्ष के अंदर बजट में मोटे तौर पर कर राजस्व और गैर कर राजस्व है, ये पहला पक्ष मान सकते हैं आप लोग बजट का। दूसरी तरफ आप लोग व्यय पक्ष की तरफ देखेंगे, खर्च पक्ष की तरफ। व्यय में जितने प्रकार के व्यय होते हैं, जैसे उपभोग व्यय को शामिल किया जा सकता है, निवेश व्यय को शामिल किया जा सकता है, उपभोग व्यय को भी, निवेश व्यय को शामिल किया जा सकता है। और एक सबसे बड़ी अवधारणा इसमें जो शामिल की जाती है बजट के अंदर वो है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान, ये तीन चीजें मोटे तौर पर बजट के अंदर शामिल की जा सकती है। तो दो पक्ष हो गए बजट के, राजस्व पक्ष, व्यय पक्ष। राजस्व पक्ष के अंदर कर राजस्व और गैर कर राजस्व, व्यय पक्ष के अंदर उपभोग व्यय और निवेश व्यय और हस्तांतरण भुगतान। ये तो था बजट के बारे में एक छोटा सा विवरण कि बजट होता क्या है, इसका पक्ष क्या होता है। कई बार आप लोग बजट को समझने में ये गलती कर जाते हैं कि बजट के अंदर क्या एक ही वित्तीय वर्ष का ब्यौरा होता है या दो वित्तीय वर्ष का ब्यौरा होता है, कितने वर्ष प्रभावित होते हैं। तो इसके लिए एक सटीक रणनीति आपके पास में होनी चाहिए। सेंट्रल बजट की हम लोग बात करें, केंद्रीय बजट की बात करें, तो उसमें 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों का भी ब्यौरा होता है और खर्च का भी ब्यौरा होता है। यानी कि बजट के अंदर 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब जब हम लोग 3 लगातार वर्षों की बात करेंगे, इससे भी आप लोग अच्छे तरीके से समझें। मैं बात कर रहा हूँ 3 लगातार वर्षों की। एक तो प्राप्तियों का ब्यौरा होगा, विवरण होगा, और एक व्यय का ब्यौरा होगा, यानी कि
विवरण होगा। यानी कि बजट के अंदर 3 कंटिन्यूस वर्षों की प्राप्तियों का विवरण होता है और व्यय का भी विवरण होता है। अब ये जो 3 वर्ष है वो उसमें आप आगामी वित्तीय वर्ष को ले सकते हैं, चालू वित्तीय वर्ष को ले सकते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष को ले सकते हैं। तो मोटे तौर पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अब आगामी वित्तीय वर्ष से रिलेटेड किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष के अंदर किन चीज़ों को लिया जाएगा और पिछले वित्तीय वर्ष से किस ब्यौरे को या विवरण को शामिल किया जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि बजट के अंदर लगातार 3 वर्षों की प्राप्तियों का और व्यय का विवरण होता है। एक तो आगामी वित्तीय वर्ष का, अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ये एक समझने का तरीका है। आगामी वित्तीय वर्ष के अंदर नंबर 2 पे है ये जो अभी चल रहा है, यानी कि जिसे आप लोग इकोनॉमी की भाषा में चालू वित्तीय वर्ष बोल सकते हैं। एक आप लोग मोटे तौर पर ले सकते हैं तीसरा पिछला वित्तीय वर्ष जो बीत चुका है, पिछला फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो 3 वर्ष है, इन तीनों वर्षों के अंदर अलग अलग चीजों को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में विवरण देखेंगे तो बजट के अंदर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का अनुमान होगा, क्योंकि आने वाले वर्ष के लिए व्यय क्या होगा और इनकम कितनी होगी या आय कितनी होगी, प्राप्तियां क्या होगी, इनके बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए क्या होगा, इसमें बजट अनुमान होगा। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट का अनुमान बजट के अंदर शामिल रहते हैं। निश्चित तौर से ध्यान रखें। अब जब हम लोग चालू वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान को शामिल किया जा सकता है। ये टर्मिनोलॉजी इसकी फिक्स है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान का ब्यौरा रहता है बजट के अंदर, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का अनुमान रहता है। और जब पिछले वित्तीय वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि पिछला वित्तीय वर्ष तो बीत चुका है, अब उसकी वास्तविकता या हकीकत सामने आ चुकी है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और वास्तविक व्यय का विवरण भी बजट के अंदर रहता है। तो निश्चित तौर से ध्यान रखें, पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर वास्तविक प्राप्तियां, कितनी इनकम हुई गवर्नमेंट को वास्तविक रूप से, और वास्तविक व्यय, इसका विवरण रहता है। तो लगातार 3 वर्षों का ब्यौरा रहता है बजट के अंदर। निश्चित तौर से ध्यान रखें, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान का, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान का और पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय का विवरण इसमें शामिल किया जाता है। तो निश्चित तौर से ध्यान रहे, हम लोगों ने आज के इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स के हिसाब से बजट निर्माण के टॉपिक की चर्चा की, राजकोषीय नीति की चर्चा की, संचालन कैसे किया जाता है, राजकोषीय नीति का घटक क्या होता है, और बजट के बारे में भी देखने की कोशिश की। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स भी क्रमानुसार हम लोग जारी रखेंगे।